तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज की क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में 1 से 20 तक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो चलिए हम लोग 21 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं। तो यहाँ पर बोला है अ करंट ट्रांसफॉर्मर CT हैज़ अ रेटिंग ऑफ 100/5 एम्पियर। दैट मीन्स आपको दिया है I1/I2 इक्वल्स टू 100/5। ओके, आगे बोला है मैग्नेटाइजिंग एंड लॉस कंपोनेंट आर 6 एम्पियर एंड 4 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो लॉस दिया है आपको कितने का दिया है, ये दिया गया आपको 4 एम्पियर का, है ना। और कंपोनेंट ऑफ द एक्साइटिंग करंट, यानी कि इसी को नो लोड करंट भी हम लोग बोल देते हैं। आई नोट क्या हो जाएगा, नो लोड करंट। आपसे पूछा है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं IS/I0 इक्वल्स टू, यहाँ पर फॉर्मूला होता है I1 + I0 अपॉन 2 I2, है ना। हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कर लेंगे 100 + I0 कितना, नो लोड करंट है 4 और अपॉन I2 कितना है 5। यानी कि डियर स्टूडेंट हमें यहाँ पे मिला 104/5। यानी कि इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 20 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20.8, है ना। तो आपको 20.8 यानी कि ऑप्शन 4 इज़ योर राइट आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छी समझ में आई होगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस फॉर्मूले को लगाकर आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया। तो एक ही आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत खास बात यहाँ पे जरूर डिस्कस करूँगा कि जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट और ESE की, क्या बोला मैंने, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज की, वो बेटा जरूर ध्यान रखें कि अनअकैडमी पर PYQ एक सीरीज़ आई है। इस PYQ सीरीज़ का आप इस्तेमाल करके अपनी ऑल ओवर इंडिया प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी चेक कर सकते हो, आपका अपना लेवल चेक कर सकते हो, आपकी रैंक कितनी आ रही है ये चेक कर सकते हो। इसमें आपको 10 ईयर्स के एक कंप्लीट यहाँ पर सेट पेपर प्रोवाइड अनअकैडमी के द्वारा कराए जा रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो इस बात की अपन को जरूर ध्यान रखना चाहिए, है ना। इसमें आप झांसर 10 कोड का इस्तेमाल करके जरूर एनरोल करें, झांसर 10, है ना। झांसर 10 कोड का इस्तेमाल करके आप जरूर इसको एनरोल करें और अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं दूसरी एक और जानकारी देता हूं कि अगर जो यहाँ पर डेली स्कॉलरशिप टेस्ट जो चल रहे हैं, अगर आपकी इसमें फर्स्ट रैंक आती है तो 50% तक का स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको मिलेगी कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए। अगर टॉप 1% में आप आते हैं 30% स्कॉलरशिप, टॉप 10 में आते हैं तो 15% स्कॉलरशिप, और अगर 90% आपका आता है बॉटम से तो आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस बात का जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे और स्कॉलरशिप टेस्ट जो चलता है अनअकैडमी पर वो जरूर दें। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आप मेरे कोड का जरूर इस्तेमाल करेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता मेरा कोड, मैं आपको जानकारी दे दूँ, मेरा कोड है झांसर 10, है ना, झांसर 10। आप इसको सभी लोग रट लीजिए बिल्कुल, झांसर 10। तो आप अगर कोई भी कोर्स परचेज करते हो अनअकैडमी पर तो ये आपको 10% तक के डिस्काउंट पर यहाँ पर कोर्सेज प्राप्त हो जाते हैं डियर स्टूडेंट। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग कैन बी डन बाय। यानी ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग जो होती है किसके द्वारा पता चलती है, ऑटोमेटिक सिस्टम फॉर द मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑटोमेटिक सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन या ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल नेटवर्क। तो देखिए ये मोबाइल एप्लीकेशन तो नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन में मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है, एक मोबाइल नेटवर्क होता है, एक कम्युनिकेशन होता है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है और ये ग्लोबल है, जैसे ग्लोबल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। ग्लोबल है दैट मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग कैन बी डन विद ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है डियर स्टूडेंट, बेटा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रजिस्टर प्रेजेंट इन पोटेंशियोमीटर आर जनरली मेड ऑफ। देखिए किसका बना होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो रजिस्टर यहाँ पे बनाया जाता है किस में बनाया जाता है, रजिस्टर पोटेंशियोमीटर में। सर पोटेंशियोमीटर कैसा होता है, तो चलो इसको देख लेते हैं, पोटेंशियोमीटर कैसा होता है, किस प्रकार का इसका अरेंजमेंट होता है, इसकी अपन लोग बात कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ पोटेंशियोमीटर, तो देखिए पोटेंशियोमीटर एक ऐसी संरचना है ना, इस तरीके की एक संरचना होती है और यहाँ पे बीच में एक रजिस्टर लगा है। ये जो ओवरऑल रजिस्टर लगा ना इसकी वैल्यू वेरी करती है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए शुरू में आपका R1 रजिस्टर है ना,
तो आउटपुट जहाँ पे अपन को प्राप्त करना है इसका रजिस्टर क्या होगा, R2 होगा, और इसके अक्रॉस आउटपुट कितना होगा, V0 होगा, और यहाँ पे इनपुट में जो वोल्टेज होगा वो Vi होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया होता है पोटेंशियोमीटर। तो कह रहे हैं ये जो रजिस्टर होता है ये जो रजिस्टर होता है ये किस मटेरियल का बना होता है, ये क्या होता है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये रजिस्टर जो होता है ये कॉन्स्टेंटन या फिर मैंगनीन या फिर यूरेका, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट एलिमेंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट एलिमेंट है, इनका उपयोग किया जाता है। खैर यहाँ पे मैंगनीन तो है नहीं, सॉरी यहाँ पे कॉन्स्टेंटन तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, मैंगनीन, दैट्स व्हाई आंसर इज 4 ऑप्शन इज योर राइट आंसर। 4 ऑप्शन इज योर राइट आंसर डियर स्टूडेंट। तो हमको ये छोटी छोटी बातें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन बहुत ही शानदार ढंग से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको इतनी चीज़ तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इन क्वेश्चन को आप समझते चलें और अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से बेहतर ढंग से इसको नोट करते चलेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट नंबर पे कॉन्स्टेंटन है, अगर कॉन्स्टेंटन ऑप्शन होता तो हम उसको लगा देते, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। इसमें बोला है बियॉन्ड विच वोल्टेज लेवल आउटडोर टाइप स्विच गियर इज इंस्टॉल इन पावर सिस्टम नेटवर्क। तो कितने केवी तक की सप्लाई हम आउटडोर स्विच गियर मतलब यहाँ पर हम लोग जो रिले, सर्किट ब्रेकर, ये सब जो चीज़ें लगाते हैं, ये कितना वोल्टेज तक झेल सकती है। तो दोस्तों ये 66 केवी तक का सप्लाई वोल्टेज आउटडोर तक झेल सकती है। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे सर्किट ब्रेकर हो गया, है ना, सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, फ्यूजेस हो गए, है ना, ये क्या फ्यूजेस हो गए। तो ये सब क्या है, ये आपका एक प्रकार से स्विच गियर सिस्टम है डियर स्टूडेंट। क्या है, स्विच ऑफ गियर स्टूडेंट, है ना, ये स्विच गियर सिस्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रांसमिशन लाइन फाइंड द करंट रिलेशन अमंग द ABCD पैरामीटर। देखिए ABCD पैरामीटर पूछा गया। ABCD पैरामीटर में 2 कंडीशन होती हैं, एक तो होती है रेसिप्रोकल, एक होता है सिमेट्री, है ना, सिमेट्री। और ये पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो जब भी हम रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, मैंने बोला रेसिप्रोकल होता है सर, और एक होता है सिमेट्री कंडीशन। तो रेसिप्रोकल कंडीशन क्या होती है, AD माइनस BC इक्वल टू यहाँ पर होता है 1, AD माइनस BC इक्वल टू 1, और सिमेट्री कंडीशन होती है A बराबर D। फिर यहाँ पे ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, A बराबर D तो दिया नहीं है, यहाँ पे दिया AD, पहला ऑप्शन है। BD माइनस AC बराबर -1, तो BD माइनस AC बराबर -1 ये तो होगा नहीं। AD माइनस BC बराबर -1, लेकिन मैंने लिखा AD माइनस BC बराबर 1, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा AB माइनस CD, तो AB माइनस CD तो होता नहीं। यहाँ पे लिखा BC माइनस AD बराबर -1, तो अगर BC माइनस AD में से माइनस आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बनेगा -BC प्लस AD, है ना, और इक्वल टू में कितना -1 है, इससे कैंसिल होगा, तो मिलेगा तो आपको यही कि भैया AD माइनस BC इक्वल टू 1, है ना। तो आपका मतलब तो यही है, इसमें बस इस प्रकार से घुमा फिरा के पूछ लिया गया। तो ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, बस इसको ध्यान से अगर समझते रहे तो आपकी UP आर्मिल के पेपर की तैयारी हो जाएगी। बस इन पेपर को आप अच्छे से लगा लीजिए, जो भी बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं UP आर्मिल की, ठीक है, इसको आप अच्छे से लगा लीजिए, जितने क्वेश्चन मैं रिस्पेक्टिवली यहाँ पे आपको सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए ऑलरेडी मेरी जो शीट्स वगैरह है, उसमें मैं ऑलरेडी इनका फुल फॉर्म वगैरह दे चुका हूँ कुछ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं HTTP किसका फुल फॉर्म है, या HTTP का फुल फॉर्म क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। तो चलो हम लोग इसका देखते हैं। इसमें बोला है HTTP इज एक्रोनिम, इसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या बोलेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना। ऑलरेडी मैं अपना यूट्यूब का जो ग्रुप है, जो बच्चे अगर नहीं जुड़े हैं यूट्यूब वाले ग्रुप पे, पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, मैं आपको यूट्यूब वाले ग्रुप पर जोड़ लेता हूँ डियर, है ना। मेरा नंबर है 9532726681। मेरा नंबर नोट कर लेंगे बाकी बच्चे, 9532726681। इस पर आप मुझसे व्हाट्सअप से कनेक्ट होकर यूट्यूब वाले ग्रुप पे कनेक्ट हो जाइएगा। इसकी मैं PDF सेंड कर दूंगा, जिसमें कई सारे फुल फॉर्म वगैरह आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो आई होप आप बहुत बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पाओगे, एनालिसिस कर पाओगे, तैयारी कर पाओगे।
चलिए एक बढ़िया शानदार से क्वेश्चन आपके सामने फिर, इसमें बोला है विथ रिस्पेक्ट टू सर्किट ब्रेकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। अगर हम लोग सर्किट ब्रेकर की बात कर रहे थे, इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे सही है ना। सर्किट ब्रेकर के केस में इनमें से कौन सा करेक्ट है। अ सर्किट ब्रेकर इज अ इक्विपमेंट विच कैन ओपन और क्लोज्ड अ सर्किट अंडर नो लोड और फुल लोड फॉल्ट कंडीशन। तो ये पॉइंट ठीक हो सकता है, अभी मैं फाइनल नहीं करूंगा, ठीक है, मैं अपना रिप्लाई आपको करूंगा, पहले ध्यान से सुनिए क्या बोला गया था। सर्किट ब्रेकर इज इक्विपमेंट विच ओपन और क्लोज सर्किट अंडर द नो लोड कंडीशन, नो लोड, फुल लोड एंड एनी फॉल्ट कंडीशन। नो लोड भी है, फुल लोड भी है, किसी भी कंडीशन में। अ सर्किट ब्रेकर इज अ इक्विपमेंट विच कैन ओपन और क्लोज अ सर्किट नो लोड एंड फुल लोड कंडीशन, ठीक है, जो सिर्फ ओपन और क्लोज ही होता है। सर्किट ब्रेकर इज एन इक्विपमेंट विच कैन ओपन और क्लोज अ सर्किट अंडर नो लोड एंड फॉल्ट कंडीशन, सिर्फ नो लोड फॉल्ट में होगा। अ सर्किट ब्रेकर इज अ इक्विपमेंट विच कैन ओपन एंड क्लोज अ सर्किट अंडर ओनली फॉल्ट कंडीशन। तो दोस्तों ये नो लोड में भी, फुल लोड में भी और किसी भी प्रकार की फॉल्टी कंडीशन में ये ओपन और क्लोज हो जाता है। तो यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ऑप्शन में कहीं फुल लोड नो लोड दिया, कहीं सिर्फ नो लोड फुल लोड दिया या फिर फॉल्ट दिया, इस तरीके से। तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में फिर आ गया होगा। इस तरीके से हमें आना चाहिए सारे पॉइंट, ठीक है, पॉइंट को अच्छे से समझते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज नॉट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए किसका उपयोग नहीं करते, ठीक है। तो पहली बात तो मैं बता दूं, इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। सबसे पहले बात आती है मैक्सवेल ब्रिज की, इसका उपयोग हम लोग करते हैं, मैक्सवेल ब्रिज का उपयोग करते हैं। मैक्सवेल इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दो होते हैं, इनका क्वालिटी फैक्टर जो होता है ना वो 1 से 10 के बीच होता है, यानी कि मीडियम क्वालिटी फैक्टर के लिए इसका उपयोग करते हैं, है ना। तो कौन सा ब्रिज हो गया, ये मैक्सवेल ब्रिज हो गया पहला वाला। दूसरा ब्रिज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हे ब्रिज। तो हे ब्रिज जो होता है इसका क्वालिटी फैक्टर 1 से अधिक होगा, है ना, सॉरी 10 से अधिक होगा, तो इसका क्वालिटी फैक्टर हाई होता है। तीसरा बात करें एंडरसन ब्रिज, तो एंडरसन ब्रिज का क्वालिटी फैक्टर 1 से कम होता है, यानी कि लो क्वालिटी फैक्टर को मेजर करने के लिए किया जाता है। और चौथा हमारे पास होता है यहाँ पे ओन्स ब्रिज। और इस ब्रिज का उपयोग लीकेज इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो ओन्स ब्रिज इज यूज टू मेजर द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। तो हमें ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग ओन्स ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्वालिटी फैक्टर बहुत ही कम होता है, लगभग पॉइंट में होता है, 0.00006, काफ़ी कम हो जाता है। तो ठीक है, हमसे इसमें पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज नॉट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। तो ओन्स ब्रिज का उपयोग आप कर ही रहे हो, एंडरसन का भी कर रहे हो, है ना, और हम लोग हे ब्रिज का भी उपयोग कर रहे हैं। हम लोग डी सॉटी ब्रिज का उपयोग नहीं कर रहे, देखो मैंने आपको बताया। अच्छा डी सॉटी, सर डी सॉटी का उपयोग कहाँ किया जाता है। एक होता है डी सॉटी और एक होता है शीरिंग ब्रिज, तो डी सॉटी और शीरिंग ब्रिज। तो डी सॉटी शीरिंग ब्रिज का उपयोग कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। किसको मेजर करने के लिए, कैपेसिटेंस। इस बात को भी अपन को ध्यान रखना है, कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसको बढ़िया से नोट करते जाएंगे सब लोग और समझते चलना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। देखिए ट्रांसफर फंक्शन अपन से पूछ लिया गया इसमें, और इसे भी हम लोग आसान तरीके से कर देंगे। लाप्लास का एक अच्छा सा क्वेश्चन है, और यहाँ पे बोला है था कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इफ द रिस्पॉन्स सी टी इज इतना, है ना। इनपुट सिग्नल क्या है आपका, इम्पल्स सिग्नल है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे सी टी दे दिया गया है, सी टी है e⁻⁻⁰ और t ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब यहाँ पे होता है ut। तो मैं इसको बता दूं कि इसका लाप्लास अगर हम लोग निकालें तो इसका लाप्लास आता है e⁻⁻⁶ का, ut का होता है 1/s, लेकिन e⁻⁻⁶ है तो यहाँ पे आएगा s+6। ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी से बोलते हैं एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी। अगर हम लोग बोलें आर टी इक्वल टू, यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल दिया है जो कि डेल टी होता है, क्या होता है, डेल टी। तो आर एस कितना आएगा, ये निकल के आ जाएगा 1, इसका लाप्लास आ गया 1। तो ट्रांस फंक्शन क्या होता है, ट्रांस फंक्शन होता है CS/RS, है ना। तो सर CS कितना है, सर यहाँ पे लिखा है 1/s+6, ये RS कितना है 1, दैट मीन्स आंसर इज 1/s+6, है ना, 1/s+6। तो आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अनुसार। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा करप्ट है, तो यहाँ पर जो अपन को दिया गया है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, पहला ऑप्शन है s/s+6, फिर ये ऑप्शन करप्ट है। दूसरा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये ऑप्शन दिया है 1/s+6, ऐसा करके दिया है, दूसरा ऑप्शन है ना। तीसरा ऑप्शन है अपन को दिया है s/s+6, तीसरा ऑप्शन।
और चौथा है 1/s(s+4), ये आपको ऐसा करके दिया गया है, ठीक है। और पहला ऑप्शन है s/s(s+6), तो आपको मालूम है इसे सॉल्व करेंगे तो 1/s+6 ही होता है ना। तो ये देखिए ये आ गया अपने पास, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज योर राइट आंसर। आई होप आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा डियर, ठीक है। नोट करते जाएंगे सब लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि पीएलसी पर बेस्ड है। इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन है इसको आप देख लीजिए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ पीएलसी। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, अगर बच्चा इतना भी रिप्लाई नहीं कर पाए तो बेकार है। उसी में कहते हैं पीएलसी से क्वेश्चन आए थे, पीएलसी से क्वेश्चन आए थे, काफ़ी टफ क्वेश्चन आए थे। कोई टफ क्वेश्चन है क्या? अगर टफ भी क्वेश्चन आए, अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, डेफिनेटली डियर स्टूडेंट क्वेश्चन हो जाते हैं पेपर में, है ना, क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल है। तो देखिए मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। पीएलसी का फुल फॉर्म है हमारे पास प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, है ना, लॉजिक कंट्रोलर। स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है सर? स्काडा अगर पेपर में पूछ ले, स्काडा होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वेशन सिस्टम, है ना, सिस्टम, डेटा एक्वेशन सिस्टम, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वेशन सिस्टम। एक होता है आपका PM02, ये क्या होता है? ये केबल होती है। ये क्या होता है? केबल। ये भी पूछ लेता है PM02 क्या है। ये एक प्रकार की केबल होती है जो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से पता चल गई होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या सही हो गया? ऑप्शन सेकंड इज योर राइट आंसर। तो इसको सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं और बढ़िया से तैयारी यहाँ पे कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो तो आई होप इतनी सी चीज़ आपने नोट कर ली होगी। इनको बेटा नोट करते चलो और समझते चलो अच्छे से। चलो हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लगाएंगे। तो रैंडमली जितने भी लेक्चर मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ उसमें हम लोग बात करने वाले हैं पूरे यूपी आर्मी के सारे खास क्वेश्चन को जो हर टॉपिक से आए हुए हैं, और जिनका भी अपकमिंग एग्जाम यूपी आर्मी का आ रहा है वो इसको जरूर ध्यान से अच्छे से लगा लें, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग रिले इज यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मर प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मर प्रोडक्शन में किस रिले का उपयोग किया जाता है? देखिए ये तो क्वेश्चन अपने आप में फिक्स है, बखोल रिले का ही उपयोग होता है। एकमात्र ऐसी रिले है जिसका उपयोग ट्रांसफॉर्मर में किया जाता है, अपने को क्लियर होना चाहिए। एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए रिम, है ना। रिम क्या होता है? R से है रिएक्टेंस रिले, है ना, रिएक्टेंस रिले। I से है इम्पीडेंस रिले, और M से हमारे पास महू रिले। क्या है? महू रिले। तो रिएक्टेंस रिले, इम्पीडेंस रिले और महू रिले जो तीन प्रकार के रिले हैं, इनका उपयोग हम लोग अलग अलग जगह करते हैं। जैसे अलग अलग जगह मीन्स जो रिएक्टेंस रिले है इसका उपयोग हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, और इम्पीडेंस का हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में करेंगे, और महू रिले का हम लोग एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में इसका उपयोग करते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पे हम लोग इसका उपयोग कर लेते हैं, किसका? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में महू रिले का उपयोग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर सारे पॉइंट हो रहे होंगे। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द फिफ्थ हार्मोनिक फ्रॉम द EMF वेव ऑफ द अल्टरनेटर, व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल पिच। देखिए फ्रैक्शनल पिच क्या होता है? फ्रैक्शनल पिच ही आपके पास शॉर्ट पिच होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डियर कॉर्डेड पिच, कॉर्डेड पिच, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें जो कॉइल पिच होती है, कॉइल पिच, ये लेस देन होती है पोल पिच से। सर ये क्या है? देखो इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं इससे, है ना। देखो आपके पास मान लीजिए दो पोल हैं, एक है N और एक है अपने पास S। तो NS में से जो हमारे पास कनेक्शन होगा वो इस तरीके का बना होगा, इसमें कॉइल कम होगी, किससे? पोल की डिस्टेंस से। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखें तो यहाँ पे अपन को डिफरेंस बहुत अच्छे समझ में आ पाएगा। क्या समझ में आ पाएगा? हमें ये पता चलेगा कि आप कॉइल पिच देखिए, कॉइल छोटी है और पोल पिच देखो बड़ी है यहाँ पे, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे देखिए ये वाली क्या होती है, ये वाली होती है अपने पास, ये जो मैं बना रहा हूँ ना यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम लोग कॉइल पिच, CP, है ना। और जो बड़ी वाली है इसे हम लोग बोलेंगे पोल पिच, PP। तो आपको ये भी पता होना चाहिए पोल पिच कितनी होती है। पोल पिच होती है हमारे पास 180 डिग्री की। कितने की होती है? 180 डिग्री। इसका मतलब होता है पाई। और कॉइल पिच जो होती है ना, कॉइल पिच, कॉइल पिच होती है हमारे पास 180 माइनस एल्फा की। 180 माइनस एल्फा का मतलब हो गया यहाँ पे कि पाई माइनस एल्फा, पाई माइनस एल्फा की होती है। तो हमसे यहाँ पे बोला गया है फिफ्थ हार्मोनिक, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द फिफ्थ हार्मोनिक, इसको एलिमिनेट करना है फ्रॉम द EMF वेव ऑफ द अल्टरनेटर, व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल पिच। फ्रैक्शनल पिच बोल दो तो फ्रैक्शनल पिच का मतलब ही कॉर्डेड पिच है, शॉर्ट पिच है, और आपका यही आपके पास कॉर्डेड पिच है। इसमें क्या होता है, कॉइल पिच पोल पिच से कम होती है। तो ये ऑब्वियसली हमारे पास फॉर्मूला है। खैर हमसे कभी भी अगर ऐसा पूछा जाए कि फ्रैक्शनल पिच कितनी होगी, तो फ्रैक्शनल पिच का मतलब ये होता है कि जो भी हार्मोनिक हमारे पास आ रहे हैं वो हम लोग नंबर ऑफ उसके डिवाइड कर देते हैं, यानी कि पाई बाय नंबर ऑफ हार्मोनिक, पाई बाय नंबर ऑफ हार्मोनिक डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो पाई अपॉन नंबर ऑफ हार्मोनिक कितने हैं? 5। यहाँ पे 6 भी बोल सकते, 7 भी बोल सकते, 8 भी बोल सकते। इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो गया? 4 ऑप्शन इज योर राइट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट। ठीक है डियर, इसको अच्छे से समझते चलो। देखियो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34। इसमें क्या बोल रहा है, बहुत ही शानदार सा एक क्वेश्चन जो कि फिर अपने सामने यहाँ पे आ गया है। इस क्वेश्चन में बोलना है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी कोड डेसिमल रिप्रेजेंट ऑफ द डेसिमल नंबर, इनमें से कौन डेसिमल नंबर को दर्शाएगा। डेसिमल नंबर क्या है? डेसिमल नंबर 25 दिया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द बाइनरी फॉर्म दिस नंबर। ओके, सो हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस नंबर। ओके, आप कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दिया 25, है ना। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट लिखते हैं, 2 से डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा तो हमारे पास 12, ये 1 बचा, 2 6 टाइम्स जाएगा 0, 3 टाइम्स 0, 2 1 ज़ा 2, दैट मीन्स 2 एकम 2, यहाँ पे 1। इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। तो हमारे पास नंबर होगा 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1। इस तरीके से होगा। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, है ना। 12 दूनी 24 और 1 बचा, 2 6 12, 0 2 3 6, यहाँ पे आया 0 और 2 एकम 2 और यहाँ पे आया 1, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे कितना मिल गया? यहाँ पे मिल गया 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1। ठीक है, तो 1 1 0 0 1 आया है। आप इसको अब चेक करिएगा, 25 ही है ना, इसे हमें कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना था। आप चेक कर लीजिए, ये बाइनरी नंबर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे तो यानी कि सारे ऑप्शन गलत दे दिए गए। यहाँ पे हमें सारे ऑप्शन डियर गलत दे दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी, सॉरी BCD कोड आपसे पूछा, ये हमने निकाला बाइनरी। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये बाइनरी निकाला है डियर हमने। तो क्या निकाला है? हमने निकाला है बाइनरी, ये बाइनरी निकाला है हमने। तो हमें निकालना है BCD कोड। क्या निकालना है? BCD कोड। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूँ 25 है, 25 है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँगा। ठीक है, इसको मैं यहीं पे आपको एक चार्ट मुझे बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे एक चार्ट से कन्वर्ट करके बताना पड़ेगा। जैसे देखिए, हम लोग एक नॉर्मली नंबर इसको लिख देते हैं, जितने लोगों को समझ में आ जाए अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। जैसे ये 8 है, तो इसे BCD कोड में हम लोग 8 ही लिखेंगे, है ना, क्योंकि बाइनरी कोड डेसिमल। लेकिन जैसे ही आ गया आपके पास 9, है ना, तो ये भी आपका कितना आ गया? 9 आ गया, 9 आ गया, सॉरी 1 लिखेंगे इसे, है ना। 1 0 0 1 आ गया, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 9 नंबर। क्या होता है? इसका मतलब होता है 9। लेकिन जैसे ही 10 है, 10 को कैसे लिखते हैं हम लोग? 1 0 1 0। और अगर इसको हम BCD में लिखें तो इसको पता है हम लोग क्या लिखेंगे? 9 के बाद ये नंबर नहीं होता, 8 9 और 9 के फिर अगेन 0 0, इस तरीके 0 और यहाँ पे आएगा आपका 1। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 9 आ गया और ये चलेगा आपका 18 तक। तो अगर ये 18 तक चल रहा है,
अगर ये 18 तक चल रहा है तो 18 को नंबर को कैसे लिखोगे, 15 को नंबर को 1 1 1 कर दोगे, 16 आपके पास अगला वाला हाई होगा 16, है ना, बाकी 17 18, तो इसे लिखोगे 60, आपके पास हो जाएगा ये 0 0 0 पूरा 16 पे, 17 और 18, तो 0 0 1 0, ये आपके पास क्या होगा 0 0 1 0 18 होगा। तो 18 को आप कैसे लिखोगे, देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ये नेक्स्ट वन हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 0, ध्यान से समझिएगा जो मैं यहाँ पे बात बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आपके 9 तक आया है ना, बाइनरी कोड डेसिमल की बात कर रहे हैं ना, ये भी किसमें चलेगा 1 0 0, ये चलेगा तुम्हारा 18 का मतलब 1 1 0 0 0, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, है ना। और 19 को कैसे लिखेंगे, 19 को लिखेंगे 1 0 0 1, ये 9 हो गया, ये 19 हो गया, ये 19 हो गया 19, यानी कि 1 0 0 1 1। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो कोड मैं लिख रहा हूँ ना, ये बाइनरी लिख रहा हूँ और ये वाला कोड लिख रहा हूँ BCD। कोई इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा जो यहाँ पे मैं आपको फुली यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके लोगों के लिए। तो ध्यान से आप लोग समझना एक एक पॉइंट को, देखो कैसे मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्विच कर दे रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ अच्छे से दिखे। अच्छा, अगर मैं इसे 20 लिख दूँ तो 20 को आप कैसे लिखेंगे, सर 20 को लिखेंगे 1, ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 1 0 0, ऐसा हो गया। यहाँ कैसे आएगा, तो इसे अगर मैं 20 को लिखना चाहूँ तो ये देखिए 9 के बाद तो होता नहीं है, फिर ये 9 के बाद ये होता नहीं है, तो कितना होता है सर, ये तो 0 0 कर देता, तो नेक्स्ट आता है 1 और ये हो जाएगा पूरा 0 0 0, इस तरीके से चलेगा। समझ में आ रहा, ये आपका रहेगा 1 0, यानी कि 1 0 का मतलब क्या हो गया, 1 0 का मतलब सर यहाँ पे हो गया हमारे पास 1 0 का मतलब हो गया 2 और बाकी का मतलब हो गया 0। तो इसको कैसे लिखोगे 1 0 1 0, और 5 को कैसे लिखेंगे, देखिए 1 0 ये आ गया, और 5 को कैसे लिखेंगे आप, 5 को लिखेंगे 0 1 0 1, ऐसे। तो 1 0 0 1 0 1, इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। और ये आपके पास क्या आएगा, 5 आपने जोड़ दिया ना, तो 5, तो यहाँ पे 20 था, तो 20 में यहाँ पे आप 5 और जोड़ दीजिए, यहाँ पे 4 था, ये 9 की तरह काम करेगा, तो अपने पास कितना बन जाएगा 25 अपन इसे बना देंगे। तो यहाँ पे इतना बन के आ गया, क्या किया हमने 20 था और ये हमने क्या कर दिया 25 कर दिया। आई होप आपको इतनी सी बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी जो मैंने यहाँ पे आपके लिए डिस्कस करी, ठीक है। तो इसको सभी लोग अच्छे से नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। तो 25 अगर मैं बोल रहा हूँ तो 25 का मतलब ये हो गया, ये तो आपके पास 20 था, तो ये 20 था, तो यहाँ पर था अपने पास 4 और 5 हो जाएगा 9, यानी कि 1 1 0 0 1, ये इस तरीके से है। उसमें हमने 5 ऐड कर दिया, 5 ऐड करिएगा तो यही आएगा आपके पास, देखिए 1 0 0 1 0 1 और 1 1 0 0 1, ये क्या आ रहा है, देखो 1 1 0 0 1 क्या आ रहा है, ये 25 नंबर है, ये हमने BCD से भी सॉल्व किया था, देखो निकल के आ गया पूरा कि नहीं। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए और देखो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, बस प्रैक्टिस चाहिए होता है ना, ये प्रैक्टिस चाहिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र, इनमें से वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, देखो आप पढ़ते हो, हम लोग ओपरा मिनी पढ़ते हैं, ओपरा मिनी ये होता है, ओपरा मिनी होता है, और गूगल क्रोम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल क्रोम, एक होता है फायरफॉक्स, आप अपने लैपटॉप में देखते होगे फायरफॉक्स, है ना, ये भी होता है मोजिला फायरफॉक्स जिसे हम लोग बोलते हैं, मोजिला जिसे हम बोलते हैं। एक होता है ओबंटू भी हमारा क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। और कौन कौन से हैं, आजकल तो बहुत सारे आ गए, एक एलिना करके आया है, और भी बहुत सारे आ गए। एक इंटरनेट ब्राउज़र, ये तो पुराना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना, एक्सप्लोरर, तो ये भी आपका क्या है। तो ऐसे एक और दिया मैक्सथॉन भी आपका जो है ना, ये भी वेब ब्राउज़र है, ये भी वेब ब्राउज़र है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, कौन सा नहीं है, ये नहीं है, के करके जो लिखा हुआ है, ये कोई वेब ब्राउज़र नहीं है डियर स्टूडेंट, ये तो एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि लैंग्वेज के फॉर्म में चलता है। ये हमको बहुत अच्छे से डियर स्टूडेंट आना चाहिए। क्लियर है सभी को, चलो सब लोग नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में बढ़िया से, और अच्छे से नोट करते चलेंगे एक एक पॉइंट को जो भी यहाँ पे आपके लिए डिस्कस मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। तो जल्दी से आगे क्वेश्चन देखेंगे और इनको भी अच्छे से समझेंगे और जल्दी से समझिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 36, अगला क्वेश्चन 36 की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ध्यान से समझना। अब 36, 37, 38, 39 ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो कि कई सारी परीक्षाओं में देखने को मिले हुए हैं।
तो बहुत से लोग नहीं छू पाते ऐसे क्वेश्चन को परीक्षाओं में, लेकिन आपको मैं बता दूं ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, हमको आना चाहिए। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस भी करोगे तो आपसे ऐसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करना है तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस थ्योरी आपको अगर पढ़ ली आपने, आप बुक से पढ़ें, किसी कॉलेज के कंटेंट से पढ़ें, किसी के नोट से पढ़ें, आप किसी से भी पढ़ें, बट आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, चाहे आप इंस्टीट्यूट से पढ़ें या कहीं से भी पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो, तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें लिखा है अ मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, एक मिनट, ठीक है, तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का पूछा गया था इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, जब तक आप गैस करें, क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है और आप गैस करें मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन क्या होता है। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, इसका उपयोग हम लोग रेजिस्टेंस मेजरमेंट में करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ऑलरेडी मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट ये आपको बता चुका हूँ कि कैसे हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन आपके सामने रहा है, आपके पास सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इससे रिलेटेड है। चलो इसको देखते हैं। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन जो होता है, इसका उपयोग हम लोग ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर दोनों के प्रोटेक्शन के लिए करते हैं डियर स्टूडेंट। किसके लिए, ट्रांसफार्मर एंड प्रोटेक्शन। ये एक डिवाइस होती है जो कि हैवी लोड से इसको बचाती है ना, और अच्छा टाइम तक वर्क कराती है। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, ये हमें क्लियर होना चाहिए। ऐसी एक और क्वेश्चन दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिट आ ग्रीनिश ब्लू कलर, कौन देगा। तो भैया देखो, इसका उपयोग ट्रांसफार्मर में हमें मिलता है, ग्रीनिश ब्लू कलर मिलता है, बिल्कुल है ना, एक ब्राइटेस्ट ब्लू कलर मिलता है। तो मरकरी वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप में मिलता है ये। ठीक है, तो इनमें से कौन सी लैंप आपको ये कलर देती है। ऐसी न्यून ट्यूब आ जाती, कभी निक्सी ट्यूब आ जाता है, ऐसे करके आपसे पूछ लेता, या सोडियम वेपर पूछ लेता, तो हमें ये पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, थ्योरी वाले आप लोग क्वेश्चन जरूर याद कर लें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन अपन को दिया गया है कि व्हाट इज़ द, इसको अगर ध्यान से देखें हम लोग, 39 क्वेश्चन, 39 और 40 क्वेश्चन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है इसमें कि व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्रॉप एन इमेज ऑन GIMP, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम कंपेटिबल प्लेटफॉर्म। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है, लेकिन शॉर्ट की से रिलेटेड है। अगर आपको प्रैक्टिस थोड़ी बहुत होगी कंप्यूटर चलाने की तो आप कर पाएंगे। कह रहे हैं कीबोर्ड शॉर्टकट ऐसा बताओ जिसके द्वारा हम किसी भी जो इमेज होती है ना उसको कट कर सकते हैं, कट कर लेंगे। तो शिफ्ट और सी को अगर हम दबाएंगे तो उसको कट आराम से कर सकते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, द वोल्टेज इज सेट टू बी एन एक्स्ट्रा हाई वेयर वोल्टेज एक्सीड वोल्ट। कह रहे कौन सा ऐसी रेंज है जिस पर वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई की रेंज में आ जाता है, वेरी एक्स्ट्रा हाई बैंड वैन वोल्टेज एक्सीड था, किससे एक्सीड हो जाए, तो ये हो जाए 33,000 वोल्ट से, यानी कि 33 kV से हम बोलते हैं। अगर 33 kV से ज़्यादा हो जाए ना तो ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में आ जाए, किसमें, EHV AC में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, EHV AC में आ जाएगा। 33 kV से ज़्यादा हो जाए तो ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए था ये पॉइंट। ठीक है, सभी लोग नोट करते जाएंगे अपने में। चलो, तो 40 क्वेश्चन एक ओपन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा मैं वाइड कर दे रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी आपको क्लियरली विजिबल होगा ये क्वेश्चन। ठीक, चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ध्यान से इसको समझना, सभी लोग ध्यान से इसको देखना। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि फॉर द गिवन सर्किट R1 इक्वल्स टू 2.1 किलो ओम, R2 इक्वल्स टू 6.3 किलो ओम, है ना। R1 दे दिया आपको, R3 दे दिया है,
द एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ द बी ए एंड बी बी, बी ए बी बी के टर्म्स में एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अपन को जो दिया है एक प्रकार से डिफरेंशियल एम्पलीफायर ये दिया गया, क्या दिया, डिफरेंशियल। तो आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी, बी नॉट इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं माइनस R2/R1 इंटू बी बी, क्योंकि ऊपर बी बी दिया है, प्लस और कितना आएगा यहाँ पर आएगा 1 प्लस, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग क्या आएगा R2/R1। ये देखिए मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, उससे बनाकर अभी आपके सामने R2/R1 इतना इंटू क्या कर देंगे हम लोग यहाँ वाला वोल्टेज, इस पॉइंट पर वोल्टेज क्या होगा, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे वोल्टेज जो होगा Vx होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं Va इंटू यहाँ पर आ जाएगा अपने पास R2/R1 प्लस R2, क्योंकि अगर यहाँ पर क्या है ये R1 है, अगर यहाँ पे R1 है और ये वाला क्या है नीचे वाला R2 है, तो एक R1 है और इस साइड क्या है R2 है, तो ऐसा करके हम लोग इसमें लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा Ba। तो यहाँ पर आप देखो उसको कैलकुलेट कर लो पहले, तो माइनस R2/R1 और यहाँ पे ये कितना है, ये Bb हो जाएगा। अच्छा, यहाँ R1 प्लस R2 ऊपर हो जाएगा, नीचे R1 प्लस R2 कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस R2/R1 प्लस R2/R1 इंटू Va, है ना। तो बी नॉट बराबर, तो R2 कितना है, R2 हम इसमें कॉमन ले लेंगे, R2/R1 आप कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में पता अपने पास कितना मिलेगा, Ba माइनस Bb, Ba माइनस Bb। तो यहाँ पे Ba की R2 की वैल्यू कितनी है 6.3, R1 की वैल्यू कितनी है 2.1, ये कितना है Va माइनस Bb, इतना दिया गया आपको। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें डियर, तो 2.5 6.5 3 दिया है, कटेगा तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, यानी कि 3 यानी कि ब्रैकेट में क्या मिलेगा Ba माइनस Bb। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर, है ना, ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। तो आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में भी हम लोग 20 तक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए थे, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से आगे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। तो आई होप डियर ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आप लगाते चलें और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। RVNL के पेपर तक हम लोग पूरे पेपर को इसको सॉल्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आप लोग बस एक एक क्वेश्चन को समझते रहिएगा और आराम से आप 90% अब स्कोर कर जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।